हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। हमें यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रखा है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर हमारे पास पहला टर्म होगा यानी कि A1 होगा, है ना। इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म यानी कि A2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि A3 आएगा और यहाँ पर चौथा टर्म यानी कि A4 आएगा। अब देखो, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 10th टर्म भी तो आएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा 10th टर्म यानी कि A10 आया है और इस सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं 17th टर्म भी तो आएगा, है ना। तो सपोज यहाँ पर हमारा 17th टर्म यानी कि A17 प्रेजेंट है। अब देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो 17th टर्म हमारे पास है ना, ये इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10th टर्म की वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल, तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, इससे 7 ज्यादा यानी कि 17। अगर 10th टर्म हमारे पास 20 हुआ तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, फिर से इससे 7 ज्यादा यानी कि 27, है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब ये 10th टर्म कितना है और 17th टर्म कितना है ये हमें नहीं पता। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बस 2 एग्जाम्पल्स लिए, राइट। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। अब ये तो हो गई एक बात। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D बताना है। अब देखो, क्योंकि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17th टर्म इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो अगर मैं 17th टर्म से 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू 7 के बराबर आनी चाहिए, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं, अगर मैं 17th टर्म यानी कि A17 इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं 10th टर्म यानी कि A10, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7 के बराबर। और वो क्यों, क्योंकि 17th टर्म 7 ज्यादा है 10th टर्म से। यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर मैं पहले एग्जांपल को कंसीडर करूं जिसमें 17th टर्म हमारे पास 17 है और 10th टर्म हमारे पास 10 है, तो यहां पर जब मैं 17th टर्म यानी कि 17 से 10th टर्म यानी कि 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 17 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं जहां पर 17th टर्म हमारे पास 27 है और 10th टर्म हमारे पास 20 है, तो यहां पर जब आप 17th टर्म यानी कि 27 से 10th टर्म यानी कि 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 माइनस 20 कितना आ जाएगा, फिर से 7 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इससे हमें यह बात समझ आ गई कि 17th टर्म पर कोई सी भी वैल्यू हो और 10th टर्म पर कोई सी भी वैल्यू हो, बेसिकली 17th टर्म से जब आप 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू हमेशा 7 के बराबर आएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, राइट। अब देखो, अगर मैं 17th टर्म यानी कि A17 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पहले टर्म यानी कि A में 17 से एक कम यानी कि 16 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। और इसी तरह से अगर आपसे 10th टर्म यानी कि A10 को कैलकुलेट करने को कहा जाए तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A में 10 से एक कम यानी कि 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक सीरीज ले रखी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर आप देखो तो वो हमेशा 5 के बराबर है ना। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। तो क्योंकि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब देखो, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म यानी कि 5 में अगर मैं एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड कर दूं तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। 10 हमारे पास सेकेंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू है। तो अगर आपको सेकंड टर्म यानी कि A2 को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, है ना। तो यहां पर मैंने लिख रखा है A2 यानी कि सेकंड टर्म, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, हमें पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। ये हमारा थर्ड टर्म यानी कि A3 है। तो थर्ड टर्म को जब आपको कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहां पर मैंने फिर से लिख रखा है A3 यानी कि थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू कहां से आई, हमने पहले टर्म में 3 से एक कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। इसी तरह से अगर मैं आपसे चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 4 से एक कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। पांचवें टर्म यानी कि A5 के लिए आप क्या करोगे, पहले टर्म में 5 से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे।
अब इसी तरह से अगर मैं आपसे 8वें टर्म यानी कि A8 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे? आप फिर से पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। वहीं पर अगर मैं 10th टर्म यानी कि A10 को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे? आप पहले टर्म यानी कि A1 में 10 से 1 कम यानी कि 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अगर मैं आपसे 17th टर्म यानी कि A17 की बात करूं, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप फिर से पहले टर्म में 17 से 1 कम यानी कि 16 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और इसी तरह से अगर मैं आपसे एक जनरल टर्म यानी कि A ऑफ n को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे पहला टर्म यानी कि A1, और इसमें हम क्या ऐड करते थे? यहां पर नीचे जो भी नंबर होता था उससे एक कम कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते थे, राइट। यहां पर फिलहाल नंबर कितना है? n, तो हमें n से एक कम कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब n से एक कम कहने का मतलब क्या है? n-1, यही तो n से एक कम करना हुआ, राइट। हमें इतनी बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आता है A ऑफ n का फॉर्मूला हमारे पास, और ये क्या होता है? ये होता है A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। A कह लो या फिर A1 कह लो, बात एक ही है, हम सिर्फ पहले टर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो A ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A1 या फिर A प्लस n-1 इंटू डी। और हमने इससे पहले देखा कि 10th टर्म के लिए हमने क्या लिखा? पहले टर्म में हमने 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, और 17th टर्म के लिए हमने पहले टर्म में 16 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। इसी वजह से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 17th टर्म यानी कि A17 के लिए मैंने क्या लिखा? पहले टर्म यानी कि A में हमने 16 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, और 10th टर्म के लिए हमने क्या किया? पहले टर्म में 10 से एक कम यानी कि 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि 17th टर्म यानी कि A17 जो है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म यानी कि A10 से, और इसी वजह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू 7 के बराबर आएगी। A17 की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है A प्लस 16D, और 10th टर्म यानी कि A10 की वैल्यू कितनी होती है? ये होता है A प्लस 9D। तो यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर भी 7 ही आना चाहिए ना, क्योंकि बेसिकली हम 17th टर्म से ही तो 10th टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A17 यानी कि 17th टर्म, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A10 यानी कि 10th टर्म, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए फिर से 7 के बराबर। अब 17th टर्म को आप क्या लिखते हो? इसे हम लिखते हैं A प्लस 16D, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10th टर्म यानी कि A प्लस 9D, राइट। और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी? 7 के बराबर आएगी। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमारे पास है A प्लस 16D, और यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो माइनस सबसे पहले A के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले माइनस A आएगा, और उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 9D के साथ, यानी कि प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 9D, है ना। दिस इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पर प्लस A प्रेजेंट है, यहाँ पर माइनस A प्रेजेंट है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर बच क्या जाएगा? हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, राइट। अब 16D से जब आप 9D सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? LHS पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7D, और RHS पर वैल्यू हमारे पास है 7। अब अगर मैं 7 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, और RHS पर भी 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस या फिर D, इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 के बराबर आई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस को ही फाइंड आउट करने को कहा गया था। ये कितना आया? 1 के बराबर, है ना। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि हमें यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 3, 15, 27, 39, और हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा गया है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 54th टर्म होगा, जो कि आगे आएगा, उसमें अगर हम 132 जोड़ दें तब एक नया नंबर आएगा, राइट। और हमसे इस नए नंबर का टर्म पूछा गया है कि ये कौन सा टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो, अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास एक AP है जिसका पहला टर्म यहाँ है। पहले टर्म को आप क्या कहते हो? A1। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है हमारे पास? 3 के बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि A2 होगा, और सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? 15 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि A3 आएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 27। और इसके अलावा हमें चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू भी गिवन है। ये कितना है? ये है 39। अब देखो, इसी तरह से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं 54th टर्म भी तो आएगा। तो यहाँ पर जो बीच में हमने बॉक्स ले रखा है इसे मैं 54th टर्म अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 54th टर्म यानी कि A54 होगा।
अब देखो हमसे कहा यह गया है कि यहाँ पर 54 टर्म की जो भी वैल्यू होगी, है ना, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, पर इसकी जो भी वैल्यू होगी इसमें अगर हम 132 जोड़ दें, तो यहाँ पर सपोज कोई नंबर होगा, उसमें अगर हम 132 जोड़ देंगे तो कोई नया नंबर आएगा। अब ये नया नंबर जो आएगा हमारे पास, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम किया, वो जो नया नंबर हमारे पास आएगा 54th टर्म में 132 जोड़ने के बाद, सपोज वो यहाँ पर इस आखिरी बॉक्स में आएगा, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस बॉक्स में जो नया नंबर आएगा 54th टर्म में 132 जोड़ने के बाद, वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, राइट। तो बेसिकली हमें n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है जो नया नंबर हमारे पास आएगा उसके लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 54th टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बॉक्स में नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा, इसमें फिर हम 132 जोड़ेंगे, फिर जो नया नंबर हमारे पास आएगा हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये नया नंबर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है ना। तो देखो 54 टर्म यानी कि A54 की अगर हम बात करें तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले टर्म में 54 से एक कम यानी कि 53 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, है ना। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल आपको याद होगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, हमने 54 टर्म यानी कि A54 को क्या लिखा, A + 53D। अब A क्या होता है, A होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे पास कितना है, 3 के बराबर। और इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू भी चाहिए होगी। कॉमन डिफरेंस को तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैसे जिन दो टर्म्स की बात हो रही होती है उसमें से हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे उन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे सेकंड टर्म यानी कि A2 से फर्स्ट टर्म यानी कि A1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस यानी कि D, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि A1। सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास है 15 के बराबर, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि 3। 15 - 3 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। ये हमारे पास आ चुका है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 12 है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे पास कितना है, 3 के बराबर। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों की मदद से हम 54 टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, A के जगह पर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये कितना है 3 प्लस 53 इंटू D के जगह पर आप D की वैल्यू पुट करोगे, ये कितना है 12। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना होगा, 12 इंटू 3 इज 36, 3 कैरी ओवर, 12 इंटू 5 इज 60 एंड 60 प्लस 3 इज 63। तो यहाँ पर 53 इंटू 12 की वैल्यू आ गई 636, और इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली हमारे पास 639 के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 54 टर्म आ चुका है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, 54 टर्म की वैल्यू यानी कि 639। अब देखो क्वेश्चन पर हम वापस चलते हैं। हमें यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा था, और हमसे ये कहा गया था कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी 54 टर्म होगा उसमें अगर हम 132 जोड़ देंगे तो एक नया नंबर आएगा। ये नया नंबर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर हमने 54 टर्म को तो कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आया, 639 के बराबर आया है, राइट। तो यहाँ पर 639 में अगर मैं 132 जोड़ देता हूं तब एक नया नंबर आएगा जो कि इस बॉक्स में यहाँ पर आएगा। तो चलो यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं। हमें जोड़ना है 639 में 132, और यहाँ पर जैसे ही आप एडिशन करोगे तो 9 + 2 11, 1 कैरी ओवर, 3 + 3 इज 6, 6 + 1 इज 7 एंड 6 + 1 इज 7। तो ये हमारे पास नया नंबर आ चुका है 771। तो यहाँ पर इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ 771, और बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो नंबर अब की बार हमारे पास आया है 771, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर 771 के लिए n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें यहाँ पर बताना है। अब ये जो टर्म हमारे पास है n, इसकी वैल्यू यानी कि a ऑफ n कितना है हमारे पास, 771 के बराबर। a ऑफ n क्या होता है, होपफुली आपको याद होगा, ये सिर्फ nth पोजीशन की वैल्यू हमें बताता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और ये कितना है 771 के बराबर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास a ऑफ n की वैल्यू है, ये कितनी है 771 के बराबर। इसके अलावा हमें पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू पता है, ये कितनी है 3, और हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि d को भी कैलकुलेट किया था, ये कितना आया था 12 के बराबर। अब देखो nth टर्म यानी कि a ऑफ n, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, a प्लस n-1 इंटू d करते हो, और ये फॉर्मूला कहां से आया था, यहां पर मैंने आपको बताया था आखिर में कि a ऑफ n क्या होता है, पहले टर्म में हमें n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है, राइट।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास a ऑफ n की वैल्यू तो है, ये कितनी है 771। तो यहाँ पर मैं a ऑफ n के जगह पर लिख देता हूँ 771। इसके अलावा हमारे पास a की वैल्यू है 3 के बराबर, तो यहाँ पर a के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3। और हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी है, ये कितनी है 12 के बराबर, तो यहाँ पर d के जगह पर मैं लिख देता हूँ 12। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर हमारे पास है 771, इसका टर्म या फिर ये पोजीशन कौन सा है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 को LHS पर सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 771 और 3 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। अब 771 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 768 के बराबर आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। अब अगर मैं 12 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर देखो 12 6 टाइम्स इज 72, 4 बच गया 48 हो जाएगा वो, एंड 12 4 टाइम्स इज 48। तो यहाँ पर 12 768 को 64 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 64 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब अगर मैं -1 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 64 और -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि फाइनल वैल्यू हमारे पास n की कितनी आ गई 65 के बराबर। तो हमें यहाँ पर 771 की वैल्यू पता चल गई कि ये कौन सा टर्म है, इसका 65th टर्म है, राइट। और इस 65th टर्म के लिए जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A65। ये हमने कैलकुलेट किया था 771 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इस सीरीज के 54 टर्म में जब हम 132 जोड़ते हैं तो जो नंबर हमारे पास आया वो इस सीरीज का 65th टर्म होगा, है ना। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।